ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। मैंने ढूंढा बहुत मगर वो जहां न मिला, न मेरे वतन सी जमी मिली, न आसमां मिला। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम वतन के मतवाले में आपका स्वागत है। 1947 में आज़ादी मिलने के लगभग 78 साल बाद देश इस समय 69वां स्वाधीनता दिवस मनाने को लेकर तैयार है। ऐसे में इन 78 सालों में कितना बदलाव आया और क्या और आगे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के मशहूर और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। उनसे जानेंगे कि उन्होंने जब शुरुआत में स्वाधीनता दिवस कार्यक्रमों का गांधी ग्राउंड में प्रोग्राम देखा था और आज के प्रोग्राम में कितना बदलाव आया, लोगों के जज्बे किस तरह से बदले हैं और आगे और क्या बदलाव हो सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से उदयपुर में निवास कर रहे हैं। 1966 से मुझे लगता है कि आप 1964 में आप उदयपुर आ गए थे। अगर बात करें पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह को आपने जो देखा था वो कौन सा सन था और कितना माहौल अब बदला है उसके बारे में? जी अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन इस प्रोग्राम को रखने के लिए कि बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज। एक तो विभाजन विभीषिका दिवस भी है आज 14 अगस्त को, जिसका एक बहुत गहरा रिश्ता हमसे है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी फैमिली ने जिया है और मेरे फैमिली में जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब इस विभीषिका का शिकार हुए हैं। और जो आप बात उदयपुर में की कर रहे हैं तो मेरे फादर रेलवे में गार्ड थे, श्री शालिग्राम जी अरोड़ा, एस.आर. अरोड़ा के नाम से जानते थे लोग उन्हें। और वो जो ये पहली अहमदाबाद लाइन थी जब 1964 में खुली थी तो वो मेरे फादर ने ही पहली ट्रेन चलाई थी उदयपुर से हिम्मतनगर वाली, एस.आर. अरोड़ा। और तब तो ये सिटी स्टेशन था भी नहीं, जगजीवन राम जी उस समय आए थे रेल मंत्री होने के नाते। और क्योंकि हमारी स्कूलिंग रेलवे स्कूल में हुई तो रेलवे स्कूल में एक इकराम जी थे जो स्काउट गाइड के थे, टीचर थे, तो वो उनके सानिध्य में, इकराम भाई के सानिध्य में जो मेरी सबसे पहली याददाश्त है वो स्वतंत्रता दिवस की और 26 जनवरी की उनके साथ में थी क्योंकि वो स्काउट गाइड के थे। और आज आप जाएंगे तो राणा प्रताप नगर स्टेशन के सामने रेलवे ग्राउंड है जो फुटबॉल का पुराना ग्राउंड हुआ था, तो और वहाँ भी एक बहुत उच्च स्तर का प्रोग्राम हुआ करता था 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। तो मेरी जो पहली याददाश्तें जुड़ी हुई हैं वो उस ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं। हमीदा जी वहाँ से निकली थी, याद होगा, जो इंटरनेशनल एशियन की चैम्पियन रही दौड़ के अंदर 4x400 के अंदर। तो वो ग्राउंड अपने आप में इम्पोर्टेंट था, फुटबॉल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जो स्वतंत्रता दिवस और ये प्रोग्राम होते थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छी से। तो हम रेलवे स्कूल में पहली से 5वीं तक स्कूल था तो शाम को लगातार 3-4 दिन तक प्रोग्राम ही होते रहते थे। आज नाटक का हो रहा है, आज कविताओं का हो रहा है, आज आपका कोई संगीत संध्या हो रही है। एक दिन पिक्चर दिखाई जाती थी वहाँ पे, जो देशभक्ति की पिक्चर होती थी, बाकायदा उस पर स्क्रीन लगता था। तो वो ज़माना, हालांकि मुझे याद है कि मैंने जो सबसे पहला अपना प्रोग्राम दिया था रेलवे स्कूल में रहते हुए 4th-5th क्लास के अंदर, जो वेशभूषा पे आधारित था, तैयब है स्कूल में कंपटीशन हुआ था पूरे उदयपुर का। और सबसे बड़ी बात है अब्बास भाई, तब तांगे चला करते थे उदयपुर में। शहर 2 हिस्सों में विभाजित था। राणा प्रताप नगर एक पहले उदयपुर कहलाता था, वो भी बाद में वो राणा प्रताप नगर हुआ। और गाइड की फिल्म भी तब भी वहाँ हुई थी और वो हुई थी, और बहुत सी फिल्में हुई, गांधी हुई, और वो सब हमने देखा है। जहाँ तक आप ये स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं तो गांधी ग्राउंड में मेरा आना, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती थी और वहाँ से यहाँ आना काफ़ी दिक्कत का प्रोग्राम तक वो था, क्योंकि तांगे चलते थे और कोई ले जाने वाला नहीं था और ख़ुद को व्हीकल आता नहीं था। तो जब फादर होते थे, फादर की ड्यूटी रनिंग की थी,
तो कभी वो चित्तौड़ जाते, कभी अहमदाबाद जाते, कभी मारवाड़ जाते। तो जब वो होते थे तब हम आते थे इधर की देखने के लिए। मगर उस समय के उत्साह में और आज बच्चों के उत्साह में बहुत फ़र्क आ गया है। जो लोग पहले देखा करते थे जिस तरह का, हालांकि जब टीवी भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे घरों में, चिट्ठियाँ एक सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थी। उस ज़माने में भी जब ये चलता था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि टांगों पे माइक वो लगा के पूरे शहर में घुमा करता था, और उसमें जो गाने बजते थे वो भी अपने आप में एक इतना जज्बा पैदा करते थे। 72 का जो वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान, वो भी मुझे याद है। उस 70 वॉर में क्या था कि राजस्थानी संगीत के उत्साहवर्धन के गाने आते थे, और एक लोकल आर्टिस्ट थे, उनका पूरा राजस्थान का ही संगीत होता था उसके अंदर, वो मैंने सुना हुआ है। और वो जब आता था तो लोग बाकायदा जैसे रामायण हुई या उस चीज़ को देखने के लिए बैठते, तो वो रेडियो पे उस गाने को सुनने के लिए बैठा करते। और मुझे अच्छी तरह याद है जब ब्लैकआउट होता था तो हम छोटे छोटे लोग रेलवे स्टेशन पे जाकर ये कोशिश करते थे कि पूरी ट्रेन के अंदर खिड़कियां बंद करवाई जाएं ताकि रोशनी न, जब प्लेन आउट हो जाते थे तो हूटर बजता था। तो हूटर सिर्फ 2 जगह ही बजते थे उस समय, एक तो राणा प्रताप पे लोको था वहाँ बजता था, या सिटी स्टेशन के पास में था। तो उस समय भी लोगों का एक जुनून अलग तरह का था। और स्वतंत्रता दिवस का जुनून तो मैंने आपको बताया कि मैं इकराम भाई के साथ में था, सुंदरबाग में वो रहते थे, तो वो हमें अजमेर भी लेके जाते थे, जर्नल प्रोग्राम भी होता था तो उसमें भी जाते थे। वो एक अलग तरह का जुनून था, वो जुनून आज बच्चों में देखने को नहीं मिलता अब्बास भाई। तो धीरे धीरे बदलाव आता चला गया। जैसा डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने बताया कि एक समय था जब रेडियो पर जब देशभक्ति गीत गूंजते थे तो वो भी एक अलग जज्बा भर देते थे लोगों में। उसके बाद टेलीविज़न आया और टीवी में राष्ट्रीय स्तर पर जो सेलिब्रेशन होते थे वो लोगों को देखने को मिलना शुरू हुए, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम होते थे उनको लेकर बड़ा उत्साह लोगों में था। और धीरे धीरे उस उत्साह में जो कमी आई है या बदलाव आया, हम उसे कमी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जज्बा देशभक्ति का आज भी हर शख्स में मौजूद है, लेकिन जो उसको व्यक्त करने का तरीका है वो बदलता जा रहा है। टीवी की बात करें तो सर एक गाना था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये गीत जब गूंजता था तो लोगों के एक अजब सी देशभक्ति उनके नसों में भरी हुई सुनाई देती थी। आज वो गीत भी बहुत कम सुनने को मिलता है। और अब जिस तरह से आप स्थानीय स्तर की बात करें तो हम न्यूज़ 91 की बात करना, मैं आपको बताऊं कि पिछले करीब 7-8 साल से हम इसे सीधा प्रसारण इस कार्यक्रम का भी कर रहे हैं। तो शुरुआत में बहुत कम लोग देखते थे और अब जो काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक इसे देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको और किस तरह से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए ताकि लोगों में फिर वो एहसास जगे। देखिए अब्बास भाई, आप फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं कि कैसे अच्छा बनाया जाए। मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूँगा, तब हम फ्यूचर की तरफ चलेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो ज़माने में हकीकत आई थी, शहीद आई थी। हकीकत का गाना आपको याद होगा, शहीद के गाने आपको याद होंगे। हकीकत की जो स्टोरी थी जब ये बनी थी तो देव बन के बड़े ब्रदर थे, उन्होंने जब उनके पास पैसे नहीं थे तो वो कैरो जी मुख्यमंत्री जो थे पंजाब के, उनके पास गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कैरो साहब, हम ऐसी पिक्चर बनाना चाहते हैं जो भारत और उसके ऊपर पाकिस्तान के युद्धों पे, क्योंकि लोग पंजाब ने बहुत ज़्यादा शहीद दिए हैं। सिख रेजिमेंट का अपना एक बहुत बड़ा रोल, वहाँ के घर से हर एक लोग गए हैं। और विभीषिका, आज क्योंकि विभाजन विभीषिका दिवस है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मेरा बहुत इससे ताल्लुक़ रहा, क्योंकि हम लोग जो भारत में आए हैं 1947 के आसपास ही आए हैं। मेरा जो पेरेंटल जो जहाँ मेरे फादर हैं वो है बखर पाकिस्तान के, और मेरी मदर थी डेरा इस्माइल खां की। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं जिनका अभी 8-10 दिन पहले स्वर्गवास हुआ, वो एबटाबाद की थी, और मेरे फादर थे लाहौर के, फादर इन लॉ। तो वो जो एरिया आपको दिखता है जो पाकिस्तान, समग्र पाकिस्तान कहलाता, वृहद पाकिस्तान कहलाता था। तो एबटाबाद वो जगह है जहाँ
लादेन, ओबामा बिन लादेन को भी जो उठाया, ओसामा बिन लादेन को जहाँ से पकड़ा गया था, वो एबटाबाद वही जगह है जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का निवास था। और वहाँ के लोगों का खान पान और बिल्कुल एक अफ़गानी टच वाले थे। उनका जो चेहरा वगैरह, उनका खान पीन का जो तरीका था, वो अफ़गानी तरीके से काफ़ी मेल जोल। जब ये विभीषिका हुई तो मेरे फादर इन लॉ तो बिल्कुल लाहौर में थे, सरीन मोहल्ला लॉ कॉल, तो लगता ही नहीं था। आज भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो सरीन कॉलेज है, सरीन मेडिकल हॉस्पिटल है, सब कुछ है वहाँ पे। तो भारत अभी मेरे को आप अब्बास भाई देख के बड़ा, मैं वहाँ की जो आजकल, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना, आप जो आप बात कर रहे हो यूट्यूब में, मैं वहाँ के रेलवे स्टेशनों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, वहाँ पे जो लोगों का जो खान पान है उस तरीके को ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा जो रहन सहन, ट्रेन स्टाइल वगैरह है उसमें फ़र्क हो, मगर मनों में इतना भेद आ चुका है और जो हालात पैदा होते जा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा। और अब्बास भाई, सबसे बड़ी विभीषिका थी, 20 लाख लोग इस विभीषिका के शिकार हुए। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया, मगर अफसोस है कि राजस्थान में अभी उतना नहीं लेवल पे मन रहा है। जबकि इस त्रासदी को वो लोग जानते हैं जो कि मेरे से भी कम 20 साल या 25 साल बड़े हैं और जिन्होंने उस त्रासदी को भुगता है। मेरे दादाजी ने भुगता, उन्होंने जो किस्से बताए, मेरे फादर ने भुगता, उन्होंने जो किस्से बताए, उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ थी वो सब छोड़ के आए, तन पे कपड़ा नहीं था। ये मेरे दादाजी वहाँ से जब आए तो देवबंद में आए, जहाँ पे सबसे बड़ा दारुल उलम है, वो हमारे घर के बिल्कुल पास में, मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मुश्किल से 500 मीटर। तो हमने वो संस्कृति भी देखी है। तब तो इतना जहर नहीं था, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा विभीषिका, मेरी बुआ वगैरह दिल्ली आई, उन लोगों के रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, उन लोगों के जो हालात हैं, आज भी हमारे जो मियाँ मित्र हैं पंजाबी सोसाइटीज़ के हैं, जो पंजाबी बाग में रह रहे हैं या अतुल्य पंजाबी समाज में हैं या डॉक्टर सरीन वगैरह, ये जो लोग हैं जो ये बताते हैं हमारे को कि उन्होंने किस तरह का, सिंधी समाज के लोग, बलोचिस्तान, व्हाट इज बलोचिस्तान का क्या अर्थ है? बलोचिस्तान वही बलोचिस्तान है जहाँ पे आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, ये वही लोग हैं जो यहाँ माइग्रेट होकर आए और अपने आप को इन्होंने यहाँ पे भारत में खड़ा किया। एक बात आपको रोकना चाहूँगा मैं, आपने जहर की बात करी कि जो जहर अब बढ़ता जा रहा है लोगों में, मन मुटाव जो भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ हम अंदरूनी भी इसको फील कर रहे हैं, तो इसमें जो बड़ा, अगर आप राजनीति का कितना बड़ा रोल मानते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष के नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हर पार्टी ने कहीं ना कहीं टारगेट किया कि अगर वो इस कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ ले या इस कम्युनिटी का खिलाफ बोलेगा तो वो वोट हासिल कर सकता है और सत्ता में आ सकता है। सत्ता हासिल करने के लिए ये जो प्रयोग किया गया, ये कितना सही था और इसकी वजह से आगे या हाथ जो हालात हैं, क्या आगे और बिगड़ने की संभावना लगती है? अब्बास भाई, बहुत मूल प्रश्न है ये, सबसे मूल प्रश्न यही है कि कौन जिम्मेदार है। अगर हम लास्ट में जाएं, मतलब बहुत पीछे जाएं, जहाँ विभाजन विभीषिका हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। अंग्रेजों की अगर फूट डालो राज करो की नीति नहीं होती तो वो ये देख रहे थे थोड़ा समय और खींचेगा, ये लड़ेंगे आपस में। मगर जिन्ना और नेहरू और इन्होंने जिस तरह से विभाजन को एक्सेप्ट किया, क्या गांधी मानने को तैयार थे? गांधी ने फिर भी माना। जिस तरह से आग लगी कलकत्ता में, सब कुछ हुआ, वो अनशन पे बैठे, गांधी के पास नेहरू गए और उन्होंने कहा कि बापू अब तो ये अनशन तोड़ो, आप कब तक आप करोगे, आप चलो। तो बापू को कितना दर्द हुआ था उस समय पे। मगर राजनीति का जो मूल जड़ें हैं ना, वो हमेशा इसी में खोजती है अपना अस्तित्व। राजनीतिक जब भी अपना अस्तित्व खोजती है तो विभाजन में ही खोजती है। अगर विभाजन में अर्थ न खोजें तो फिर रह क्या गया? फिर तो राम राज्य आने में फिर देर क्या है? अगर विभाजन ही ना हो तो फिर राम राज्य में फर्क क्या है? विभाजन है तभी तो ये वोटों की राजनीति है।
और वोटों की राजनीति है तो फिर अगर अपन उस पर डिस्कस करेंगे तो पूरी रात उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि वोटों की राजनीति ने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। मगर क्योंकि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, हम लोग खुद उसके पीड़ित रहे हैं, हम लोगों ने उसको बहुत नज़दीक से देखा, मतलब मेरे फादर्स ने, मेरे फोर फादर्स ने उसको जिया, और उन्होंने जो भी किस्से बताए, या हमारे पंजाबी समाज के लोग या हमारे सिंधी समाज के लोग जो यहाँ आकर पापड़ गोलियाँ बेचकर उन्होंने अपना घर चलाया, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, नमक को पानी में घोल के रोटियां खाई, वो दर्द किसी ने महसूस किया है? वो एक शेर था ना कि तुम्हें मुद्दतें लगती हैं घर बसाने में, तुम्हें समय भी नहीं लगता बस्तियां जलाने में। कितना महत्वपूर्ण, कितने मुश्किल से एक घर खड़ा होता है। जब आप अपना पूरा घर छोड़ के आते हैं, आप उस दर्द को महसूस कीजिए। आज आग लग जाती है, वो हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। उन लोगों से पूछे जो अपना सब कुछ छोड़ के जिनको भागना पड़ता है। आज आप देखिए बिहार में बाढ़ आ रही है, बाढ़ के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। अपन उस दर्द को यहाँ महसूस कर सकते हैं, मगर क्या आम आदमी उससे जुड़ता है? क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि हमें वो दर्द महसूस अपने पे नहीं हो रहा। जिस दिन अपने पे होता है तो हमें पता लगता है इस दर्द का क्या असर है। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, तो उसके पीछे भी कारण यही था। उसके अलावा जिस तरह से हमारे सिख रेजिमेंट के लोगों की जाने गई या और लोगों की जाने गई, वो अपने आप में बहुत ही सर बात आपने कही, और क्योंकि जो असली बात जो हम जहर पे जिस विषय पे आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिक दल इसके जिम्मेदार हैं। एक बड़ी उनकी भूमिका इसमें रही है, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए अगर आप ध्रुवीकरण करेंगे या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे आपको वोट हासिल हो सकते हैं, सत्ता हासिल हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम या जब आगे बढ़ता है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे, चाहे वो संसद के हों, चाहे किसी नेता की पार्टी के हों, वैवाहिक समारोह के हों, पार्टी या प्रोग्राम किसी भी राजनीतिक दल के नेता का हो, शादी किसी राजनीतिक दल के नेता की शादी हो, उसमें विपक्ष के सांसद नेता ज़रूर मौजूद होते हैं और ठहाके लगाते हुए दिखते हैं। लेकिन आम आदमी एक दूसरे से इस तरह से दुश्मनी पाल लेता है कि उसको लगता है कि ये इंसान तो मेरे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। इसको कैसे से मीट आउट किया जाए? देखिए, अगर 15 अगस्त की अपन बात करते हैं, इसको मीट आउट करने की बात पे मैं आपको एक हकीकत का फिल्म का गाना था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज भी गूंजता है तो सिरहन आती है शरीर में। ये जज्बा क्यों नहीं पैदा करते हम? अगर ये जज्बा पैदा कर देंगे तो वो जज्बा की जगह ही नहीं बचेगी। हमारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए देशभक्ति का, वो क्यों गायब होता जा रहा है? आज 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 भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। अब मैं, क्योंकि दिवस बहुत अच्छा दिवस है, पुण्य दिवस है, 15 अगस्त है, मैं उन बातों में नहीं जा रहा, मगर जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह हालात पैदा होते जा रहे हैं, जिस तरह से जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो अपने कर्तव्यों से विमूढ़ होते जा रहे हैं, जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, क्या कभी हमने ये सोचा कि ये देश जो हम पे खर्च कर रहा है, क्या हम उसका कुछ रिटर्न देश को दे रहे हैं? जिस दिन ये भावना आ गई अब्बास भाई, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जुडिशरी, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे और भी कोई स्टाफ हो, जिस दिन वो सोच लेगा कि माय नेशन इज फर्स्ट फॉर मी। मैं तो एक बात कहता हूं अब्बास भाई, 1 साल के लिए भ्रष्टाचार इस देश से बंद कर दो, सिर्फ 1 साल के लिए। अगले साल देखना क्या ग्रोथ आएगी आपके देश में। आप अपने आप के प्रति निष्ठावान बनो ना। ये जो जज्बा आएगा, फिर आपको ये सोचने का नहीं पड़ेगा, मौका मिलेगा कि वोट बैंक की राजनीति करनी है या मुझे वोट ही इंपॉर्टेंट है। मुझे सेवा करनी है तो मैं कैसे भी सेवा कर सकता हूँ। सेवा वो नहीं होती मुझे पद मिले तभी मैं सेवा करूँ। मैं जो मेरे आसपास मुझे दिख रहा है, मैं उस आदमी की सेवा कर लूँ। मुझे कोई अनाथ दिख रहा है, मैं उसको पढ़ाऊँ,
तो वो भी देश की सेवा है। आगे हो के मैं शहर का जो कचरा है, मेरे को दिखता है कि कोई कचरा हो रहा है और उसको मैं खुद उठा के रखूं, ये नहीं कि मैं खुद चोरी छिपे डाल के आ जाऊं। मैं ये देश सेवा नहीं कर रहा। दिखावे के लिए तो देश सेवा बोलते थे, रिबन काटे जाते हैं, सेवा संस्थान चलाए जाते हैं, NGOs खोले जाते हैं, मगर जिस दिन हम दिल से इस देश की सेवा का प्रण ले लेंगे, और सिर्फ 1 साल, अब्बास भाई सिर्फ 1 साल अगर करके देखो, जिस दिन आपने 1 साल ये कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आपका खुद मन ये कहेगा, क्योंकि हम अपने दिल को ही कहेंगे कि हाँ मैंने 1 साल तक ये किया और इसका ये परिणाम है। हाँ, आपको संतुष्टि मिलेगी और देश का विकास होगा। अब्बास भाई, तो स्वतंत्रता दिवस हमें यही सिखाता है, विभाजन विभीषिका दिवस हमें ये सिखाती है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। विभाजन करना बहुत आसान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है। और एक बार कहते हैं ना कि धागे में भी गांठ, मतलब टूट जाता है तो गांठ पड़ती है उसमें, तो गांठों को निकालना पड़ेगा, और गांठें इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं, क्योंकि गांठ तो फिर गांठ ही है। तो बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने कही कि अगर हम ये प्रण कर लें कि हमारा देश सबसे पहले है और इस देश के लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लेकिन इस देश को उस जगह ले जाकर एक बार फिर से खड़ा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे कि दुनिया फिर से पुकारे भारत को सोने की चिड़िया। तो ज़रूरत है हम सबको मिलकर एक ऐसा प्रण करने की कि हम तय कर लें कि आने वाला भारत वो भारत होगा जिस पर पूरी दुनिया नाज करेगी, जिससे मिलकर, जिससे हाथ मिलाकर, जिसके साथ आगे बढ़ना हर मुल्क अपने लिए गर्व समझेगा। तो ज़रूरत है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, साथ ही उन राजनीतिक दलों के साजिशों से बचते हुए सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की। चलते चलते डॉक्टर साहब, में एक कोई अगर मंत्र आप देना चाहें हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह से अपने आसपास भाईचारे का माहौल पैदा करें ताकि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में भी सब मिल के आगे बढ़ें, और उसके बावजूद अगर कोई नहीं मान रहा है और ये काम कर रहा है तो उसको रंगे हाथों पकड़वाएं और उसको इस स्ट्रीम से बाहर निकाला जाए। अब्बास भाई, सबसे ज़रूरत है शक की दीवार गिराने की। अगर आपने अपने मन से शक की दीवार गिरा दी तो भले ही आप कुछ भी कर रहे होगे, कभी तो आपका मन भी जगेगा मेरी वेदना को देखकर। मैं जितनी संवेदना के साथ आपके पास आऊँगा और उससे जो वेदना पैदा होगी वो वेदना आपको भी कचोटेगी कभी ना कभी। तो ज़रूरत इस बात की है कि समाज को एक सूत्र में पिरोया जाए, क्योंकि भारत को गुलशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बगैर विभिन्न तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ पे, विभिन्न तरह की जातियाँ हैं, विभिन्न तरह का रहन सहन है, विभिन्न तरह का खान पान है, विभिन्न तरह की बोलियाँ हैं, विभिन्न तरह का पहनावा है। यही भारत की एकता है, यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत का चिंतन और आदर्श है, यही भारत का समृद्धि देने का तरीका है। बस शर्त है कि मन के अंदर जो मैल हो उनको धोया जाए। और सबसे बड़ी चोट, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका पुरजोर विरोध, चाहे एक छोटा सा छोटा कर्मचारी है, छोटा सा छोटा कर्मचारी तो क्या है, वो देश का कर्मचारी है, वो तो सरकार के अंदर है। कोई भी एक नागरिक कभी ये ना सोचे कि मैं बहुत छोटा हूँ, असहाय हूँ, सामने आए और अपनी बात रखे, और उसको मीडिया का ये काम है कि उसको सामने लाए। यही एक मूल मंत्र है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश अरोड़ा साहब, आपने हमारे साथ वक्त निकाला और एक कल्पना की शुरुआत, मैं इसे अभी कल्पना भी नहीं कह सकता कि हम एक ऐसी कल्पना करें कि आने वाला भारत वो भारत होगा जिस पे पूरी दुनिया नाज करेगी, जिस भारत के साथ चलने में हर मुल्क फ़ख्र महसूस करेगा, चाहे वो कोई सा भी तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों ना हो, वो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की तमन्ना रखे। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। और जैसा डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने बताया कि हमारे बीच में अगर शक की दीवार खड़ी हुई है तो उसे गिराएं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें, और जो सबसे बड़ा जहर या सबसे बड़ी आप कह सकते हैं दीमक इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, भ्रष्टाचार, उसे ख़त्म करने का प्रण लें। कोशिश शुरू करने के लिए इसकी जो शुरुआत अगर हम लोग कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं
कि भारत से भ्रष्टाचार की जो ये दीमक है वो एक न एक दिन ख़त्म होगी और एक खूबसूरत भारत जिसे हर कोई देखना चाहता है, जिसके साथ जीना हर शख्स की तमन्ना होती है, उस भारत को साकार करने में हम कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और हमारी न्यूज़ टीम का जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया, आप तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर लिखें और देखते रहें न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 आवाज हम सबकी।